जितना रोड हमने बनाने का काम किया है उसी पर रिपेयरिंग करने का काम किया है। एक भी नया पुल उसने बनाने का काम नहीं किया है। नस्लिया और खारीगर तो हमारा बनाया हुआ है। आपका है कहाँ वजूद? आप बाबरी मस्जिद में खड़े कभी हुए क्या? उस मामले में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में कभी खड़ा होने का काम किया क्या? मुसलमान मरे और हम स्टेटमेंट दें और हम चिल्लाएं, ये मक्कारी आप मुसलमानों को मत दिखाइए। आपके चलते दूसरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो आपसे लीडर आपको लीडर अपना चाहते हैं, हम इसी वजह से आपको लीडर चाहते हैं। जो समाज की बुराई है या अगर सोसाइटी में किसी तरह का कुछ भी नेगेटिव चीज है उसको आप रिमूव करें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सोसाइटी की तरफ धकेलेंगे तो फिर आपका क्या फायदा है। और लोग गुमराह हो गए। यहाँ से लोगों ने जो बाहरी पार्टी जो यहाँ हमारे स्टेट का भी नहीं है और वो आकर के यहाँ पर माहौल खराब किया। जिन लोगों का अक्लमंदी से काम लिया वो फिर दूसरी पार्टी जो स्टेट लेवल की पार्टी थी जो यहाँ काम करने वाली थी उसके साथ चले गए, जिसका कि बेनिफिट उनको मिला ही। हवाई नेता गिरिराज सिंह जी, गिरिराज सिंह के उस पर जज्बा में आकर के उन्होंने इस तरह की बात कहा। जो गुजर चुके जो सियासतदान वो कभी अपने बिरादरी को लेकर के पूरा मतलब सियासत नहीं किया, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के किया। आप देख लीजिए तस्लीमुद्दीन साहब, जमीलुर रहमान साहब को देख लीजिए, हलीम साहब को देख लीजिए। है कि आपके फादर हादी मुजफ्फर साहब एक बहुत ही यहाँ के मैं कह सकता हूँ कि सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम था। वो कुछ लोगों ने ये बोला कि उनकी मौत नेचुरल नहीं, ये पॉलिटिकल मौत थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ मौजूद है सबा डोकर साहब जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं में अमूर से और चेयरमैन भी रहे हैं 2001 से 2006। तो क्या कमी रही पिछले बार हम इलेक्शन में काफी मेहनत की लेकिन आ नहीं पाए? इसकी वजह थी क्योंकि हम नीतीश जी के पार्टी से थे, जदयू पार्टी से थे और एक माहौल बना हुआ था पूरा देश में एनआरसी सीए। उस माहौल के चलते माहौल को खराब किया गया और जिसके चलते हमारी हार हुई। लेकिन ये हार नहीं थी, हमारी जीत थी। चूंकि हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो एनआरसी सीए का जो है विधानसभा से पारित कर दिया था कि हमारे यहाँ लागू नहीं होंगे, ये फाइनल है। और लोग गुमराह हो गए। यहाँ से लोगों ने जो बाहरी पार्टी जो यहाँ हमारे स्टेट का भी नहीं है और वो आकर के यहाँ पर माहौल खराब किया और यही खराब नहीं किया, हर जगह खराब करके लोगों ने उनको जिताने का काम किया। लेकिन जिन लोगों का अक्लमंदी से काम लिया वो फिर दूसरी पार्टी जो स्टेट लेवल की पार्टी थी जो यहाँ काम करने वाली थी उसके साथ चले गए, जिसका कि बेनिफिट उनको मिला ही। तो आपका इशारा शायद एमआईएम की तरफ तो रीमान की बात कर रहे हैं तो अभी सिटिंग एमएलए वही है। तो वो आपके लिए किस तरह का चैलेंज है? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है और हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस बार जो है कहीं कोई परेशानी नहीं है और सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। यहाँ पर जो झूठे लोग आकर के लोगों को वर्गलाने का काम किया सबको समझ में आ गई है और यही हमारा जो चैलेंज है वही चैलेंज को नाकाम करेगा। कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप अगर सियासत करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करने की जरूरत है। आपको सभी धर्म के लोगों से काम करना है, सबका इज्जत करना है, सबका कर्तव्य को निभाने के काम। आप जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं कुल्हिया बिरादरी है यहाँ, उस सेकंड लार्जर आबादी है इस आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जहाँ पे कहा जाता है कि हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स हावी रहा, तो ये चैलेंज आप नहीं समझते? ये चैलेंज हम वो नहीं समझते। हमारे जो गुजर चुके जो सियासतदान वो कभी अपने बिरादरी को लेकर के पूरा मतलब सियासत नहीं किया,
सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के किया। आप देख लीजिए तस्लीमुद्दीन साहब, जमीलुर रहमान साहब को देख लीजिए, हलीम साहब को देख लीजिए। सारे लोगों का बुनियाद जो है वो सियासी बिरादरी हमारा एक एक पहचान है। बिरादरी एक ताकत है और उसके साथ सारे बिरादरी को लेकर हम चलते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपने बताया कि एनआरसी का आपको डिसएडवांटेज मिला, जिसके वजह से लोग बहकावे में आ गया और इलेक्शन में हार गए। अभी वक्फ बोर्ड का मामला बहुत तुल पकड़ा है, वहां भी लास्ट टाइम 2-3 महीने बैठे। तो नीतीश कुमार का तो कोई स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, क्या स्टैंड है वक्फ बोर्ड पे? नीतीश कुमार जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में ही इस बात को कहा कि इसको जेसीटी में डाल दिया जाए, ताकि उस कमेटी में सभी लोग रहेंगे, सर्वदलीय बैठक होगी और इसको सही फैसला दिया जाएगा। और अगर नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं रखते तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी बिल को पास करने में, 2 घंटे में आपका बिल पास कर दो। लेकिन नीतीश कुमार जी ही थे कि जिस बिल को रोकने का काम किए और इस कमेटी में डालने का काम। इससे बढ़ के और मुसलमानों के लिए क्या बड़ी बात हो सकती। अभी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट प्रदीप कुमार सिंह अररिया और ये संसद है, काफी सेंसेशनल है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनको एक जिनको हिंदू बिरादरी के भी लोग नहीं चाहते हैं, उनको एक हवाई नेता गिरिराज सिंह जी, गिरिराज सिंह के उस पर जज्बा में आकर के उन्होंने इस तरह की बात कहा, लेकिन उसको पछतावा भी हो रहा है कि हमने गलत किया है। और ये पार्टी जो हमारी पार्टी है, नीतीश कुमार जी भी ने कहा और हमारे प्रवक्ता नीरज जी भी ने कहा, अशोक चौधरी जी भी ने कहा और हमारे वो विजय चौधरी जी, सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर आपका ये भावना काम नहीं करेगा, आप आगे इस चीज के लिए दोबारा प्रयास भी ना करेंगे, क्योंकि ये बिहार है। एफआईआर हुआ है? एफआईआर नहीं हुआ। क्यों? आप बता रहे हैं कि आप अलग से खासी संख्या में लोग सड़कों पे उतर आए, काफी एग्रेसिव हो गए थे, तो फिर पार्टी का स्टैंड कैसे पता लगेगा, कैसे इवैल्यूएट करेगा मुसलमान, कैसे ट्रस्ट में? आप ये जो अभी एफआईआर की बात आप बता रहे हो, ये सारा चीज पे जांच चल रही है और जब जांच हो जाएगा तब एफआईआर होना है तो दम तय है, एफआईआर तय है उसको। आपको ये नहीं लगता कि जब से बीजेपी में गई है जदी, तो मुसलमानों का थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर कम हो गया? आप इसको कैसे देखते हैं? आप समझिए, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई आपको मुख्यमंत्री मिला है? आप किसी भी मामले में जाइए, आप अररिया में कई कांड हुआ है, उस कांड को रोकने में उनसे बड़ा कोई योगदान रहा है क्या? या मदरसे में जो अभी आपको तनख्वाह जो बढ़ा, इन्हीं के जमाने में बढ़ा, लालू जी के जमाने में तो कुछ नहीं हुआ। लोग पूरे मुसलमान जो हमारे उलमाए कराम पे दरबदर भटकते थे, आज उनको आज ये आप इस मदरसे में बैठे हुए, ये मदरसा का हाल बदतर था। अभी बिल्डिंग सब बन रहा है और बनेगा, हर चीज दिया है यहाँ पर। आप किस चीज के बारे में बोलिएगा? नीतीश कुमार जी आपको अभी अंजुमन इस्लामिया जो पटना में है, मौलाना मजरूर हक यूनिवर्सिटी किसने बनाने का काम किया? आगे आपको एक पहचान देने का काम किया। लालू जी के टाइम में कहा था आपको? आप मदरसे की तरफ इशारा कर रहे हैं। या मुस्लिम माइनॉरिटी सेल की बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार ने काम किया, आपको भी पता है मदरसा का जो मेन यूनिवर्सिटी है उसकी क्या हालत है? वहां पे कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इस पे क्या नजरिया? मदरसा शमसुल-हुदा की बात आप कर रहे हैं। मदरसा शमसुल-हुदा मदरसे में पिछले बार 2010-11 के बीच में हम बता रहे हैं, उस टाइम में 30 करोड़ रुपया रिपेयरिंग के लिए दिया गया था और उसका काम के लिए हमारा जो कमेटी है, अगर आपको ये बात नहीं आपका रिकमेंड हो रहा है तो आप किसी रहनुमा के पास जाके के इस बात को शिकायत रखने का काम कहाँ किया? अभी आपका मौलाना आजाद जो आपका
अभी ये पटना में जो स्टेडियम ये बन रहा है, तो ये सब नीतीश कुमार जी अपने रीजन में कर रहे हैं। आपके रीजन में क्या हुआ? मुसलमानों की पहचान कहाँ थी? मुसलमान किस जगह थे? किस हाशिए पर पहुंचा दिया था लालू जी ने? आज कहाँ पर हैं आप? अच्छा, जब आपके फैमिली के बारे में थोड़ा हम पता करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपके फादर हादी मुजफ्फर साहब एक बहुत ही यहाँ के, मैं कह सकता हूँ कि सीमांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम था वो। तो मैं बहुत छोटा, मैंने कहा कि जब आपसे मिलूंगा तो मैं ये डाउट क्लियर कर लूंगा। कुछ लोगों ने ये बोला कि उनकी मौत नेचुरल नहीं, ये पॉलिटिकल मौत थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, ये मौत बरहक है, वक्त पर होता ही। और अचानक मौत होने से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। अचानक मौत होने पर लोगों को यह महसूस होता है कि इसकी मौत किसी हादसे का शिकार हुआ, ऐसा कोई मामला नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप इलेक्शन में आएंगे क्योंकि आप लास्ट टाइम एमएलए थे भी नहीं, तो अब लोगों को तो इवेट करना है, ये सवाल पर को हमको चुनना है। आखिर 3 ऐसा कौन सा काम आपने किया अपने टेन्योर में कि लोग फिर से रिकॉल करें और आपको क्लास नुमाइंदा चुने? 3-4 काम हमने किया अमोर विधानसभा में, जैसे पुल पुलिया, सड़क बहुत कमी थी। अब हमारे इस 12 ईदगाह में अभी आए हैं, 12 ईदगाह में पीडब्ल्यूडी रोड हमने पास किया, जो बरेली से लेकर पलसा तक बनना। एक बना हमारा और मछप्टा से लेकर गेरिया, जो पथ निर्माण विभाग का है। दूसरा बना आपका गेरवा से लेकर के दलमालपुर। तीसरा बना आपका क्या कहते हैं रोटा से मालोपाड़ा। और उसी तरह से रसली घाट, बम्मादार, डकैता, पुलकट्टा, ठरदुआ, काली भाषा। लास्ट टाइम हम अब्दुल इमाम साहब से बात कर रहे थे, तो रसली घाट के बारे में उन्होंने बोला कि पुल तो हमने पास कराया, अभी जो पुल पुलिया का कुछ मामला था। हाँ, उनका जो कहना है, उनका जो स्टेटमेंट है, उनका रीजन में 2 स्पेन बढ़ा है। जो रसैली घाट का 2014 में हमने पास करवाया था और 13 करोड़ रुपया का हम पास करवा करके वो पुल बन के तैयार है। खारी घाट का पुल बन के तैयार है, लेकिन नदी का जो दिशा है वो दूसरे तक घूम गई। अब उसमें सरकार तय किया, जल संसाधन विभाग और क्या कहते हैं ग्रामीण कार्य विभाग, ये दोनों विभाग के लोग, मीटिंग नहीं हुई थी, उतना दिन से पड़ा हुआ था। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था यहाँ पर पूर्णिया भी, उस प्रोग्राम में हमने अपना आवेदन भी दिया और फिर उनसे मिल करके इसको जो है बाकायदा मीटिंग करवा दिया। दोनों विभाग के मंत्री से और कमिश्नर से बैठक के बाद ये दोनों का तटबंध के साथ 2 स्पेंड करके बढ़ा है। तो वो अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं कोई प्रयास ये कुछ नहीं है, ये हवाई है। और आज तक मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना रोड हमने बनाने का काम किया है उसी पर रिपेयरिंग करने का काम किया है। एक भी नया पुल उसने बनाने का काम नहीं किया है। नसली और खारी घाट तो हमारा बनाया हुआ, आपका है कहाँ वजूद? आपका पहचान कहाँ है? आप हैदराबाद से आए हैं और हवाई नेता है। आप उसी तरह से आए जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ, जैसे अंग्रेज आए यहाँ पर हिंदुस्तान में और हमारा सोना लेके भाग गए, उसी तरह से अमोर में ऐसे लोग आए हैं जो हमारा सब कुछ लेके भाग रहे हैं। यहाँ कुछ छोड़ने वाले नहीं है। वो इस अमोर को कंगाल बना के छोड़ दिया। मुस्लिम सियासत क्यादत की बात करते हैं, दले कुचले लोगों के इस क्यादत की बात करते हैं, इसमें क्या बुराई? क्या करनी है? कितने मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का काम किया, कितने लोगों को उन्होंने केस लड़ करके, उनके जो आला कमान है ना, कितने लोगों का केस में मदद करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में आप बाबरी मस्जिद में खड़े कभी हुए क्या? उस मामले में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में कभी खड़ा होने का काम किया क्या? और किसी चीज में आप गए हैं क्या? एक भी केस लड़े हैं आप? या किसी मुसलमान को जो अभी आपका उत्तर प्रदेश में हुआ,
आप सोचते हैं कि मुसलमान कैसे मरे कि हमारा स्टेटमेंट हो, मुसलमान मरे और हम स्टेटमेंट दें और हम चिल्लाएं। ये मक्कारी आप मुसलमानों को मत दिखाइए। आपके चलते दूसरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, आप मुसलमानों को एकजुटती में नहीं ला रहे हैं। अब बर्बाद गुलिस्तान के लिए एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आपका गांव भाई आपको क्या लगता है तरक्की हुई है? ये बारात गांव में पहले कच्ची रोड थी। आप आए तो कैसा लगा आपको रोड? आप यहाँ पर पहले सिर्फ 3 कपड़े की दुकान थी, अभी 100 कपड़े की दुकान है, अभी 1 पेट्रोल पंप है, 1 हीरो होंडा के कंपनी का यहाँ शोरूम है, 1 हीरो का है, 1 बजाज का है, 1 टीवीएस का है। ये हम लोग सपनों में नहीं सोचा था यहाँ पर बारात गांव में। अभी होलसेलर की सबकी दुकान है। मैं एडिशनल कर देता हूँ, ड्रग एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, लोग फॉरेक्स एनसीडी और आपका ये बड़ा एकदम मुझे नहीं लगता कि अछूता रहा है, तो तरक्की तो हुई है लेकिन इसमें भी नहीं, तरक्की हमारे समाज के लोग, आपको मैं एक चीज बता दूंगा, बुरा ना लगे आपकी, ये हमको सहयोग पूर्ण अररिया ही से मिलता। नेपाल से लोग ला करके यहाँ पर हम लोग को नुकसान पहुंचाने का काम करता। ये जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो महलगांव हो चाहे जलालगढ़, ये सब अगर सील हो जाए तो अगर उधर सील हो जाएगा तो फिर इधर परेशानी दूर हो जाएगी। एग्जैक्टली आप मेरे वर्ड को बोल रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है? सरकार बात की है, सरकार मेरी है और सरकार तत्पर है, लेकिन आप ऐसे रास्ते को चुनते हैं जिस रास्ते में पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाती है, नदी के बगल, जहां मोटरसाइकिल से नहीं पैदल लेकर के आप भोला में लेके चले आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार सक्षम नहीं है इसको? सक्षम है, अगर सक्षम नहीं है तो इतने लोग कैसे पकड़े गए? आज जेल के सलाखों में उतने लोग कैसे हैं? लेकिन घर घर में समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या हम इसको रोकें? आप बेच रहे हैं और हम छोटे भाई हैं, डर से आपके बारे में नहीं शिकायत कर रहे हैं। अगर आप शिकायत कीजिएगा, सरकार को मदद कीजिएगा तो हम जरूर उसको मतलब सलाखों में डालेंगे। लेकिन आप डरते हैं कि कल ये जाएगा, सलाख से बाहर निकलेगा तो हमारा हौसला ठीक नहीं होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो आपसे क्योंकि लीडर आप आपको लीडर अपना चाहते हैं, हम इसी वजह से आपको लीडर चाहते हैं कि जो समाज की बुराई है या अगर किसी तरह का कुछ भी नेगेटिव चीज है उसको आप रिमूव करें, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सोसाइटी की तरफ धकेलेंगे तो फिर आपका क्या फायदा है? हम कहाँ से हैं? हम समाज से है ना, हम समाज से है ना। हम मजबूत कब है? समाज से है। एक हमारा समाज में हमको कोऑपरेशन भी चाहिए। अगर हम कानून को भी लेके चलते हैं तो कोऑपरेशन भी हमको जरूरत है। आप कोऑपरेशन करें और हम लोग खड़े हैं, लेकिन एक सियासी लोग और हमारे जो सरकार के जो तंत्र है वो लोग सक्षम है, लेकिन हमको समाज की तरफ से भी मदद की जरूरत है। वो मदद हमको नहीं मिलती है। और आपको मैं बताता हूं, मैं एक बात और बता देता हूं आपको, मैं जितना इस मामले में टाइट हूं, पूरे समाज को पूछेगा, हमसे ज्यादा कोई नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले पकड़ा था, ये तो छोटा छोटा बच्चा सबको, और जब पकड़ा मैं, पुलिस की जब बुलाने की बात हुई तो उस टाइम में आप जैसे भाई हमको रोकने का काम किया और आप ही हमें मेरी शिकायत करने का काम किया। दुख यहां पर होता, मैं अपने से पकड़ा था और एक छोटे बच्चे चरस गांजा बेचते। सबका शेड्यूल कैसा हो, क्या करते हैं सुबह बताइए? सबसे पहला शेड्यूल मेरा ये है, कि फजर के नमाज हम टाइम पर पढ़ते हैं। पहला शेड्यूल, सुबह उठे, उसके बाद हम नाश्ता किया, नाश्ता के बाद हम अपना प्रोग्राम इलाके में देते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिनका जो समस्या आता है उस समस्या को हल करते हैं। जहां तक हमसे बन पड़ता है वो जरूर करते हैं हम।
फैमिली को टाइम नहीं देते? फैमिली को भी टाइम देते हैं। क्या करते हैं फैमिली के साथ बताइए? फैमिली को हम देते हैं 2 घंटे टाइम देते हैं। बच्चों के साथ खेल बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ उनका जो तालीमी है खेलते हैं, खेलते भी हैं। क्रिकेट वगैरह? क्रिकेट तो हम खेलते ही थे पहले, लेकिन मेरा पहले से शौक था बैडमिंटन खेलने का। हम बच्चों के साथ बैडमिंटन ज़्यादा खेलते थे। और हमारा जो क्लास फेलो है, अली है, नौशाद, तो हम दोनों आदमी एक साथ खेलते थे बैडमिंटन खेलते। तो हम अपने बच्चों के साथ भी खेलते हैं। ऐसा नहीं लगता कभी कभी? देखिए मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि छोड़ो यार, बैडमिंटन ही खेल पाई, कहाँ चले यार, आती है कभी दिमाग में ऐसे गाते हैं? अब ये बचपन तो याद आता ही है, बचपन तो याद आता ही है सभी लोगों को। वो आजाद एकेडमी का हमको वो बचपन याद आता है। दौड़ में हम फर्स्ट करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। बैडमिंटन ज्यादा मेरा शौक। और कुछ बताइए अपने बारे में। चलेगा लंबा इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा ये है कि हमारा एक जहन में है कि हम अपने इलाके के लिए, मेरे वालिद मोहतरमा अलहाज हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब ने एक सपना देखा था कि अमोर एक खिलता हुआ विधानसभा जो है नजर आए, और उनके दिल को सुकून, उसके रूह को सुकून अगर पहुंचे, हम उसका खिदमत करके उसका जो यादगार चीज है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हमको इससे सुकून मिलता है, अगर कोई काम करते हैं तो याद करते हैं कि या अल्लाह, ये मेरे वालिद मोहतरम, उनका जो सपना था उसको पूरा होने कर दे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाएगी, शादी आपकी अरेंज मैरिज भी थी कि लव मैरिज भी थी? आज इसलिए बनता है कि आप लैया जाति से बिलोंग करते हैं, शादी गैर लैया जाति में हो रही है। हम लोगों का सोसाइटी में थोड़ा एक्सेप्टेंस कम है। नहीं, अरेंज मैरिज का पक्का? हाँ, अरेंज का। पेरेंट्स को कन्विंस करके आपने तैयार कन्विंस करके बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अगवा मेरे बुजुर्ग अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब हैं, उन्होंने ही हमारी शादी करवाया ना। ये पॉलिटिकल शादी थी? ये पॉलिटिकल शादी, और उन्होंने ही शादी कराया। उनको कहा तो बुलाया, लड़की वालों को बुलाया। हमारे ससुर थे लल्लू बाबू, समीर रहमान उर्फ लल्लू बाबू, उनको बुलाया कि यहाँ तुमको अपनी बेटी, हमारे जो सन बेटा है, इससे कराना है, सबा जफर से कराना है। वो बुलाया, तय किया। फिर आकर के हम अपने गार्जियन लोगों को सभी को बुलाया एक जगह, सभी लोगों को, अपने जितने चचा थे, हमारे जो रिश्तेदार जितने थे, सबको बुलाया, मशवरा हुई। और उन्होंने ये कहा कि भाई तस्लीमुद्दीन साहब तुम्हारे गार्जियन हैं और हम तुम्हारे गार्जियन हैं, वो जो जहाँ तय किया है वहाँ पर तुमको शादी करनी है। तो हम कहा कि जब आप लोग मशवरे में शामिल है तो फिर ठीक है। तब वहाँ से मतलब लोग मेहमान आए, तब यहाँ हमारे अपना अरेंज मैरिज है, हमारा वो नाम मैरिज नहीं है। अच्छा, आप इलेक्शन में जाएंगे अभी, है ना, तो एक अपील कीजिए दोगो। मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, कोई काम का आदी है तो उसको जरूर आप, मेरा बहुत सियासत में है और सियासत में बहुत सारा शिकवा गिलवा होता है, उसको दरकिनार करते हुए अगर मेरा दिल साफ है, आप मुझे मौका दीजिए और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में मैं जहां से लड़ूं, जिस पार्टी से लड़ूं, आप मुझे साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और मेरे वालिद मोहतरम का जो सपना है उस सपने को पूरा जरूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या सपना आपके वालिद मोहतरम? जो अमोर में जो हमारा जो जैसे नदी बहुत है, पुल पुलिया सब की कमी है, बहुत बैकवर्ड इलाका है अमोर। पहले लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे। अभी तो कोसी मेची नदी जोड़ी योजना प्रदीप सिंह लेकर के आए, अब क्या दिक्कत है? आम चल रहा है, शेड्यूल रहा है, क्या हो गया उसका? प्रदीप सिंह वो अररिया में करते हैं, हमारे यहाँ पनार है, कनकई है, मानंदा है और दास है। काम हो रहा है। मानंदा बेसिन पर अभी हमारे यहाँ काम शुरू नहीं हुआ,
वो किशनगंज एरिया में हो रहा है। मेरा जो अमोर है, अमोर तो अभी सब तरह से खाली है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है अभी। अभी जो है महानंदा बेसिन का बेसिकली जो काम है वो काम हुआ नहीं है। यही ना लोगों को कंफ्यूजन है। हाँ। महानंदा बेसिस पे आप काम करेंगे कि कोसी मेची नदी जोड़ योजना पे आप काम करेंगे, किधर? मतलब आप जब किसी के साथ साझा करके सरकार बनाते हैं तो ये तो कंफ्यूजन होता है। आप क्लियर बताइए कि यहाँ पे जो काम होगा, ये कोसी मेची नदी जोड़ योजना 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है और महानंदा पे पहले से भी काम चल रहा है, तो ये कैसे जमीन की सतह पे ये हो कैसे पाएगा? ये महानंदा बेसिन पहले का, कोसी मेची नदी का ये मामला अभी आया है। और इसमें जो है पनार है, परमान है, बकरा है, ये सारी नदी इसमें आ जाता। वो महानंदा बेसिन जो आपका जो है खारी है और उसके बाद महानंदा नदी है, उसमें काम होगा। वो प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग है। ये कोसी मेची बिल्कुल अलग है। ये प्रोजेक्ट जो आएगा तब इसमें क्या कहते हैं, आपका वो बायसी होते हुए वो आप चला जाएगा, वहां पर जाके मिलेगा। कब तक हो पाए? ये तो उसका समय सीमा होगा। अब बताइए, आप सरकार में ये सरकार में है समय सीमा। अभी अब तो प्रोजेक्ट पास हुआ है, 20 साल जरूर लगेगा, 10 साल 15 साल जरूर लगेगा इसमें। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें जमीन एक्वायर भी करना है। जमीन एक्वायर के बाद ही आपका काम हो सकता है। और जब तक जमीन एक्वायर नहीं होगा, किसान जब तक जमीन नहीं देंगे, तब तक काम आपका नहीं हो सकता है। किसान तो मानने को तैयार नहीं। अभी मैंने हाल फिलहाल में किसान तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन कर रहे थे वो। अब सब करेंगे, उनका तो जायज है। किसान का आंदोलन करना जायज है, लेकिन कुर्बानी तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप कुर्बानी नहीं देते हैं तो आपको तो नहीं हो सकेगा। तो उम्मीद भी आप नहीं रखिए। हम फंड दे और आप काम करने दीजिए, कैसे होगा? वो फिर आप बोले कि आपके फादर का ये सपना है, ये सैलाबी इलाका है, इसको सैलाब संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, तो कैसे कर पाएंगे? बिना संघर्ष किए हुए नहीं होगा। लोगों को मनाने की जरूरत है। हम कोशिश कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब का जो सपना है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको हमको सहयोग देने की जरूरत है। जब तक आपका हिमायत नहीं, तब तक तरक्की नहीं। बहुत सीरियस होते हैं आप। क्या बात है, बखरी है, क्या राज है? नाज नहीं, मेरे वालिद साहब बड़ा जज्बाती आदमी थे और उनकी सलाहियत जो थी, वैसी सलाहियत अभी कोई इलाके में नहीं है। पार्लियामेंट में, ये विधानसभा में उनका जो स्पीच रहा है, उस तक स्पीच किसी ने नहीं दिया, अपने बिरादरी के लोगों ने। और उसका स्पीच से ही लोग खुश थे। 1995 में अभी जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं केडीओ का, मार्च के बजट में 1995 में मेरे वालिद साहब लालू प्रसाद से ये कह करके इसको पास करवाया एनेक्सर 2 में। तब एनेक्सर 1 में नीतीश जी दिया। आप केडीओ की बात कर रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कास्ट पॉलिटिक्स चढ़ना नहीं चाहिए। आप भी केडीओ का पार्ट रहेंगे तो दूसरे जाति वाले कैसे क्लिक करेंगे? मैं केडीओ का पार्ट इसलिए हूं कि केडीओ में जो हिम्मत अफजाई, जो केडीओ के लोग हैं, इनका हिम्मत अफजाई भी करना हमारी जरूरी है। अगर एसडीओ का प्रोग्राम होता, मैं वहां भी जाता हूं। उनका भी हिम्मत अफजाई करना हमें जरूरी है। और एसडीओ, ये जो आपका सुरजापुर डेवलपमेंट का हुआ, इसमें एनेक्सर 2 में अगर किसी ने करवाने का काम किया तो तस्लीमुद्दीन सब करवाया। तो जो आपके बिरादरी के लोग हैं, उसको हिम्मत अफजाई नहीं दिए तो कल तो बोले कि गांव को साथ दे दिया। वो तो मेरा हक बनता है। अब मेरा हक नहीं छीन सकते ना। कैसा लगा आपको बातचीत करके हमारे साथ? एक बातचीत करके हमें बहुत खुशी हुई। आपने काफी टाइम हमारा लिया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। बेहतरीन आपने जो क्वेश्चन किया, ये सवाल आपने जितना किया और आपने बेहतरीन किया, और आप अनुभवी आदमी हैं। आपको लगता है, हमको लगता है आगे बहुत बढ़ेंगे। सीमांचल का जो आप प्रोग्राम करते हैं, और मैं देखता हूं आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने टाइम दिया, आपको बहुत बहुत